एक सवाल नाज़रीन खबरें आपके सामने रखने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं और फिर हम खबरें तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन सवाल यह है, आपको क्या लगता है मौजूदा हालात को देखते हुए, क्या इमरान खान 2025 के आखिर तक यानी कि दिसंबर से पहले पहले इमरान खान जेल से रिहा हो सकते हैं, हाँ या ना? आपने मुझे बताना है, क्योंकि इस वक्त मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, लोग निकल रहे हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या इन सारी चीजों के होते हुए इमरान खान 2025 के आखिर तक बाहर आ सकते हैं, हाँ या ना? इसका जवाब देना है। बहुत ही अहम खबरें हैं आज के दिन। नाज़रीन स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए हैं और जो एक्सपेक्टेशंस वकला से थी वो तो शायद पूरी होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जो दूसरा अहम तरीन सेगमेंट है सोसाइटी का, पेशावर में आज पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने धमाका खेज काम किया है। इस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशान है जो कुछ आज पेशावर में हुआ, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वहां पर, इसकी तफसीलात आपके सामने। 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उड़ा दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जो मुकदमा पेश किया, और खास तौर पर जो उनकी दरखास्त के कुछ पैराग्राफ्स हैं वो इतने तबाहकुन है कि 26वीं और 27वीं और इसके बाद आने वाले 28वीं तरमीमें, ये जितनी भी है सब कूड़ेदान में चली जाएं। इतना मजबूत मुकदमा उन्होंने अपना दायर किया है। एक पैराग्राफ अगर जज साहब यानी याह्या अफरीदी साहब उसको खुले दिल से पढ़ लें तो ये कायम ही नहीं रह सकती 27वीं या 28वीं या जो भी तरमीम आ जाए। तो जो जजों ने मुकदमा किया है, किस तरह से ये बहुत बड़ा झटका है 27वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने उसकी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन सुहेल खान अफरीदी पहुंचे हुए हैं अडयाला के बाहर, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तमाशा लगा हुआ था। जब ये पब्लिश हो तो हो सकता है ये तमाशा खत्म हो चुका हो, लेकिन इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और आईएमएफ की रिपोर्ट आ चुकी है। आईएमएफ की रिपोर्ट में बहुत धज्जियां बिखेरी गई हैं, खास तौर पर जो SIFC है, जो फौज जिसको चला रही है, उसके हवाले से भी कुछ बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार किया गया है। ये यकीनी तौर पर इनके लिए भी ये जो रिपोर्ट खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए काफी तबाहकुन है, और पर्टिकुलरली जो हिस्सा SIFC से मुतालिक है वो तो काफी परेशान कुन है। सबसे पहले सुहेल खान अफरीदी और उनसे जुड़ी खबरें, और फिर एक एक करके सारी खबरों की तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन सुहेल खान अफरीदी आज पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और उन्होंने एक बार फिर से, आज एजाज SHO नहीं था, वैसे एजाज SHO और गुलनाज SHO जो दो, एक खातून और एक ये जो मर्द SHO हैं, इनके खिलाफ तो तहरीके इंसाफ अपने पेजेस के ऊपर इन्हें भी छोटा जहनी मरीज करार दे रही है, और इतनी खतरनाक बातें हो रही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इससे ज्यादा खतरनाक चीजें मैंने होती हुई देखी नहीं है जो तहरीके इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस पे हो रहा है। यानी एक तस्वीर में मैंने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी, और नीचे ये गुलनाज और ये एजाज SHO की तस्वीरें लिखी हुई थी, और ऊपर जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो है ना वो सख्त कलामात लिखे गए थे, और नीचे इनको छोटा जहनी मरीज यानी कि तीर लगाकर छोटा जहनी मरीज इनको कहा गया था कि भाई उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो खैर आज शायद वो जितना प्रेशर पड़ा या जितना तहरीके इंसाफ बोल रही थी, आज के दिन एजाज SHO गायब था। आज सुहेल खान अफरीदी के सामने एक नया SHO था। सुहेल खान अफरीदी ने उनसे सादा बात की कि मैं एक सूबे का जो है ना वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूं, और तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, मुझे सिर्फ रिटन में इतना लाके बता दो कि भाई हम कोर्ट के ऑर्डर्स मानने के मजाज नहीं है। और ये मामला नाज़रीन आपने ये भी रखना है याद कि सुहेल खान अफरीदी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और सुहेल खान अफरीदी को सिर्फ इसलिए मुलाकात नहीं कर, दो वजूहत है जिनकी वजह से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। नंबर 1, सुहेल खान अफरीदी मिलेगा तो फाइनल लाहे अमल सुहेल खान अफरीदी ने जो पूरी प्लानिंग की है, जो पूरा लाहे अमल है, वो इमरान खान से लेना है और उनसे इजाजत लेनी है, चाहे वो लॉन्ग मार्च है या कुछ है। दूसरा नाज़रीन इसलिए नहीं मिलने देते कि सुहेल खान अफरीदी की अकड़ तोड़नी है, बताना है कि भाई तुम हमारी मर्जी, यानी कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं चीफ मिनिस्टर और फलाना, जब ताकत हमारे पास तो मर्जी हमारे पास। ये जो तुम हमसे हेंकड़ी चला रहे हो, ये तुम जो टेढ़े चल रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। नाज़रीन यहाँ पर जो मुंतखब लोग होते हैं ना, उनको सबक सिखाए जाते हैं। तो ये सुहेल खान अफरीदी के साथ चल रहा है। आज SHO से पूछा ये जो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि तुमने मेरे सीनियर वजीर को कल यहाँ पे मारा है, तुमने मेरे जो कायद है उसकी बहनों को तुमने कल यहाँ पे मारा। तो कह रहे नहीं नहीं हम आपकी इज्जत करते हैं संदार, लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरह से बालों सब कर घसीटा गया और ये सारी चीजें हुई, नाज़रीन कराम ये आप सबके सामने है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हुई। दूसरा नाज़रीन कराम आपने ये भी रखना है, एक और बहुत ही अहम और डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत दिलचस्प खबर सामने आ रही है। वो ये है कि ऑपोजिशन इकट्ठे मिलने जा रही है। 60% बातों पर इत्तेफाक हो चुका है, और जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान मूवमेंट है उसको ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का नाम दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। यानी किस तरह से तमाम ऑपोजिशन जो है वो मिलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गई है, तमाम लोग, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस किया जा रहा है कि आप भी इसके अंदर हमारे साथ शामिल हो जाइए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दो चीजों के ऊपर मुज़र हैं। एक तो ये है कि इस इत्तेहाद का सरबराह मुझे बनाया जाए, ठीक है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का मौक़िफ़ है, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर हमने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का सरबराह बना दिया तो ये ना हो कि वो इसको पूरा हैक कर ले, और कल को यानी हम कुछ भी करें इमरान खान के मामले पर। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ चीज़ों के ऊपर, खास तौर पर जैसे 26वीं तरमीम में हुआ था, मैनेज करना को बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, तो वो मैनेज हो जाए और सारे के सारा काम जो है उसका वो सत्यानाश हो जाए। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए और उनकी सपोर्ट मिल गई, और फिर उनके साथ जो लोग होते हैं, खास तौर पर इकट्ठे इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो गया, तो फिर गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकती है, ये बात तो वाज़ेह तौर पर है। तो बहरहाल एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट
मूवमेंट है और इसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जो महमूद खान अचकजई हैं उनको कहा जाए कि भाई आप थोड़ी आप चूंकि अपोजिशन लीडर नामजद हो रहे हैं तो आप ग्रैंड ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मूवमेंट है इससे आप इसकी सरबराही से पीछे हट जाए और इसकी जगह पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को सरबराह बना दिया जाए और मौलाना फजलुर रहमान साहब चीजों को लीड करें। अगर ये नाज़रीन किराम ये डेवलपमेंट ये आगे चलती है तो ये बड़ी ही खौफनाक डेवलपमेंट होगी। एस्टैब्लिशमेंट के लिए चीजों को मैनेज करना, और मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन किराम, एस्टैब्लिशमेंट के लिए चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं जो तीसरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको आप हैरान हो जाएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए या ताकतवरों के लिए चीजें किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। खासतौर पर नाज़रीन आज पेशावर के अंदर स्टूडेंट्स बाहर निकले, पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्हें और बहुत बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स बाहर निकले। उन्होंने जो बातें की, जो काम की, एस्टैब्लिशमेंट लर्ज उठी है वहां से। उन्होंने क्या कहा, जो नारे लगे पेशावर के अंदर खड़े होकर नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नाज़रीन कभी ऐसा होता था कि खैबर के अंदर भी अगर खड़े होकर नारा लगता था ये, तो भाई पूरी की पूरी तूफान आ जाता था सोशल मीडिया के ऊपर कि आप कैसे ये बात कर सकते हैं। अब नाज़रीन किराम ये दर्रों से, वादियों से और इन सारी जगहों से होते हुए ये नारे हमारे शहरों तक पहुंच चुके हैं और शहर के तलबा, पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। अब ये क्या मामला है मैं आपके सामने ये भी रख देता हूं। आपको याद होगा नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर, यानी जो सीएम केपी हैं उनकी कॉल के ऊपर एक जरगा बुलाया गया था। उस जरगे के यहां पर इनके जो है ना वो लोकल असूल ये होते हैं कि जब भी किसी मेहमान को बुलाते हैं जरगे के अंदर, चाहे आपने बातचीत करी हो, मिसाल है कि आप तालिबानों को बुला लेते हैं वहां से, अगर वो पहाड़ों से उतर के नीचे आ जाए और आप उन्हें जरगे में बुला रहे हैं, तो असूल ये है कि जरगे के लोगों को ना आते हुए पकड़ा जाता है ना जाते हुए गिरफ्तार किया जाता है। वो समझ लीजिए कि एक सफीर की हैसियत रखते होते हैं, तो सफीरों को तंग नहीं करते, यानी कि जब आपकी बातचीत ही हो रही है तो आप उनको तो तंग नहीं किया जाता। ये जो जरगा हुआ, ये जो बहुत बड़ा जरगा हुआ जिसके अंदर केपीके के जो सीएम है उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, उनमें से 2 ऐसे लोग हैं जिनको जाती दफा अगवा कर लिया गया। ये सारे लोग, ये हुकूमत, जो केपीके हुकूमत है वो ये समझती है कि इनको उन्होंने उठाया है, जो कि चले चिड़ियाघर वाले खैर पंजाब के लिए जो है ना यहाँ पे जो दफ्तर है उसके लिए ये टर्म बोली जाती है, लेकिन सभी को पता है चिड़ियाघर वाले कौन है, तो कहते हैं जी चिड़ियाघर वाले जो है वो उनको उठा कर ले गए। इसके ऊपर आपको पता होगा कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं वो भी बजाता खुद बहुत सख्त बातें कर चुके हैं। तो इस ये मामला आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और अब ये आग पकड़ता चला जा रहा है और इसकी आग नाज़रीन किराम पेशावर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है और पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा शदीद तरीन एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने ये नारे लगाए और बहुत बड़ी तादाद के अंदर थे। मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये जो बात है वो बहुत ही परेशान कुन है, बहुत ही परेशान कुन है अगर एस्टैब्लिशमेंट इसको समझे तो। चौथी खबर नाज़रीन किराम इससे भी ज्यादा परेशान कुन है, जो अगली खबर मैं आपके साथ शामिल करने जा रहा हूं, जो अगली खबर मैंने आपके साथ रखने जा रहा हूं। चौथी खबर नाज़रीन किराम इस्लामाबाद के 4 जजों के बारे में है जिन्होंने इस पूरी जो 27वीं तरमीम है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो 4 जज हैं नाज़रीन किराम, इन्होंने जो अपनी दरखास्त लिखी, इस दरखास्त के अंदर जो इन्होंने कानूनी नुक्ते उठाए हैं वो पूरी कानूनी नुकात नाज़रीन किराम अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब पढ़ लें तो मेरे ख्याल से गेम वहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सच्चे दिल से पढ़ा जाए। अब वो क्या कहते हैं इस दरखास्त के खास पैराग्राफ, उसका मैं उर्दू तर्जमा या यूं समझ लीजिए मफहूम पढ़ने जा रहा हूं, एग्जैक्टली आप उर्दू तर्जमा नहीं लेकिन मफहूम कह सकते हैं। वो कहते हैं जी 2/3 से जो आपकी पार्लियामान होती है वो 2/3 से कोई किसी भी जगह मामले में तरमीम कर सकती है, लेकिन ऐसी तरमीम जिससे चेक एंड बैलेंस का निजाम ही तबाह हो जाए ये आइन का मजाक उड़ाने के मुताबिक, यानी कि 27वीं तरमीम से चेक एंड बैलेंस का निजाम तबाह हो गया है और इससे आइन का मजाक उड़ रहा है। वो कहते हैं कि कोई भी तरमीम, कोई ऐसी तरमीम आप नहीं कर सकते जिससे आप एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दें अदलिया को। ये जो अदलिया है इसको अदलिया कहा ही नहीं जा सकता, इसके लिए आप अदलिया का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो मौजूदा अदलिया है, अदलिया को खत्म करने के मुतरादिफ है ये तरमीम। मिसाल लीजिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मिसाल है, यानी जो जज साहबान बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहबान कह रहे हैं कि आज अगर 2/3 से, ये तो 2 नंबर है ना, चले फॉर्म 47 से हो गए, फॉर्म 45 से मिसाल लेते हैं, आए हुए लोग 2/3 से ये फैसला करते हैं कि आइंदा के बाद मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का निजाम नहीं होगा, अदालतें खत्म कर दी जाएंगी, आपने इंसाफ अपने हाथों से लेना है। तो क्या इस मामले को फिर कहां पर, जब इस कानून के बाद जब तरमीम आ गई, मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, तो उसके बाद तरमीम आने के पास होगी, सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दी, उसके बाद अदालतें खत्म होगी, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि इसका आप इंसाफ लेने के लिए कहां पर जाएंगे, क्योंकि उस कानून के मुताबिक तो अदालतें खत्म हो चुकी हैं। तो जब अदालतें ही खत्म होगी तो फिर इंसाफ आप कहां पर लेने के लिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए जो आइन साज थे वो बड़े सियाने थे, वो बड़े कानून साज थे, वो बड़े सियाने थे। वो ये कहते थे कि कोई भी ऐसा कानून जिसके वजह से, यानी कि जो आप कानून बनाए और उससे कोई कमेटी को चीज जो माज़े वजूद में आए, वो कमेटी या वो चीजें उस कानून का जायजा नहीं ले सकते। यानी अगर ऐसा कल को कानून बन जाए कि फॉर्म 45 के लोग ये कह दें, तो फिर भी उस मामले को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जब तक अदलिया जो है उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी, उसका वो मामला, वो जो शिक है वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। हमारे मामले में, इस मामले में नाज़रीन किराम क्या हुआ है कि जो हमारे दौर में ये चल रही है, जो मतलब बेगैरती चल रही है, मैं इसके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं देखिए जी अब तो कानून बन गया, कानून के मुताबिक में एक अदालत बन गई, अगर अब आपने उस कानून को चैलेंज करना है तो उस अदालत में जाइए जो उस कानून के तहत बनी अदालत है।
यानी आइन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं बना सकते हैं। और हमारी जो है ना वो वफाकी आईनी अदालत बैठ के कहती है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, वकील साहब जिनको उन्होंने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है, आपने सबसे पहले इधर पेश होना। तो ये बेड़ा गर्क नाज़रीन किराम पूरे। तो ये मामला चार दिलेर जज लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अब आगे से वो कहते हैं कि वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। वो आगे जनाब सुप्रीम कोर्ट के शायद रजिस्ट्रार साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हम अकोमोडेट ही नहीं कर सकते, ये तो अब वफाकी आईनी अदालत में जाएगा मामला। तो आप वहां पर चले जाइए। यानी कि इस कदर ड्रामेबाजी हमारे मुल्क में चल चुकी है, इस कदर ये सब कुछ हो चुका है। अब अगली कहानी सुनो जनाब, और मजेदार था, एक और कहानी सुनो तो और मजा आएगा जनाब। ये सुन लीजिए कि अब चीजों को जो है ना वो इस नहज पर लेके आया जा रहा है कि हर चीज की बर्बादी हो जाए, और कहा जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है हम बड़े मुस्तहकम हो गए, हमारी मैशत बड़ी मुस्तहकम होगी, और ये वो इस चीज का नाज़रीन किराम पर्दा चाक किया है। एक बड़ी ही अहम ये रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट है आपकी ये मेरे सामने ये है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट। ये आईएमएफ की जानिब से जो है वो जारी की गई है। इसके अंदर पाकिस्तान जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कानून 10G, जिसके अंदर SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, इसको जो खास रियायतें दी गई हैं, खास तौर पर उनके बारे में खासी तशवीश का इजहार किया गया और बताया गया है कि ये मामला यानी कि एहतसाब को कमजोर करता है, क्योंकि इनको कहा गया है जी अदालती और ये मामले में इस्तिस्ना किया गया था, लेकिन ये मालूमात शेयर करने के मामले में भी अपने आप को उन्होंने खुद से इस्तिस्ना ले लिया है, जिससे सारी की सारी चीजों का बेड़ा गर्क हो गया। और करप्शन ना बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जो मैं IMF की बात के सामने बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें एक हिस्सा बता रहा हूँ। हो सकता है अगली वीडियो में मैं इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट के ऊपर आपको मजीद चीजें आपके सामने रखूँ तो आपको लगेगा कि यार ये वाकई हर शाख पे उल्लू बैठा है। वाकई अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अल्लाह ताला मेरे और आपके पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे फैसला साजों के जहनों में थोड़ा सा जो है ना वो अकल डाले, ताकि उन्हें पता चले कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है।